पाथ फाइंडर ऑफ दूरदर्शन न्यूज कि हम आपको देखा करते थे और आज आपके साथ बैठ के बातचीत हो रही जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्रोफाइल, इतना सब मैनेज कैसे करते हैं? 1947 के पार्टीशन के बाद जी, मेरे माता पिता दिल्ली आए थे, समृद्ध थे पाकिस्तान में। मेरे जीवन में कुछ और शौक नहीं था। मेंस कॉलेज था। मतलब जो फर्स्ट बैच बना गर्ल्स कॉलेज का, उसमें आपने एंटर किया। अरे मोहतरमा, आपके इतने नंबर कैसे आ गए? ये तो मैथ्स में आते हैं। और उस समय बस 16 साल की उम्र थी, बहुत नाजुक थे हम लोग। कॉलेज अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, और फिर बाद में डिजिटलाइजेशन तक आप लेकर के गई, आपने उसमें काफ़ी मेहनत करी। दूरदर्शन की जो टेक्नोलॉजी थी सारी जर्मनी से आती थी। जैसे हमारे फ्रेंड यहाँ पर रहे, जो जब तक हमारे कैमरामैन अच्छी शूटिंग ना करें, इट शुड बी विजुअल। आपका जो चेहरा है वो टेलीविजन पे 10-12 सेकंड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मैनुअल था। मैंने देखा है, मैंने दूरदर्शन में बैठकर देखा है। जी जी। फिर हमें वॉइस ओवर अलग से शूट करनी है, तो जो स्टोरी एडिट करनी है, फिर हमारे पास यूनिट्स कम थे। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि दूरदर्शन ने सबसे पहले डिजिटल न्यूज़ डिवीजन बनाया था कि अगर मेरे को उसमें डिजिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छी पोस्टिंग नहीं है। यू कैन मेक अ स्टोरी वेरी फास्ट इफ़ यू नो योर कॉन्सेप्ट, तो आप उसको एक्चुअलाइज भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। कि एक दौर था दूरदर्शन में जब फीमेल फ्रंट फेसेस हुआ ही नहीं करते थे, और मुझे लगता है शायद आप फर्स्ट थी। विच केम टू बी नोन एज टेलीविजन न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंस, विजुअल इनपुट ऑफ द न्यूज़। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम इंटरव्यू करते हैं, जब ड्रेसिंग को भी ब्रांड की तरह से प्रेजेंट किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल, दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल को पोस्ट दी गई थी, तो उनको ऐसे लगा कि मेरी अच्छी चॉइस है। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने उनके लिए लाइट ब्लू शर्ट, डार्क ब्लू ट्राउजर, नेवी ब्लू जैकेट्स मैंने डिज़ाइन करके और दिया अपने डीजे साहब को। ये ड्रेसेस पहले से बनवा के तैयार करके जब वो पहनते थे, ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट करवाया था। अमेजिंग। मीडिया तो चौथा स्तंभ है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो डीडी न्यूज़ है, इट इज़ इन इक्वल टर्म्स। मीडिया पॉलिटिकल उसके भी आसपास एकदम हैंड टू हैंड के। हाँ, नेता है, जर्नलिज्म भी होगा, जर्नलिस्ट भी होंगे। बीजेपी ऑफिस में पहली बार मोदी जी को देखा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउ अशोक रोड में उनका पुराना ऑफिस हुआ करता था, तो तब मेरा उनसे पहली बार मिलना हुआ। वेंकैया नायडू साहब हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, दोनों को ही कवर कर रही थी। तो एक सबसे मुश्किल कवरेज जो मैंने करी थी, डेन्स ऑफ श्रीनगर जेल्स। उस समय बिट्टा कराटे और हनीफ बेग मिलिटेंसी के टॉप पे था। उस समय एक ब्लास्ट हुआ था, JN सक्सेना DG थे, उनको बहुत चोटें आई थी। हबीबुल्ला साहब वहाँ के एडवाइजर थे गवर्नर के, उनको भी बहुत चोटें आई और लैंडमाइंस में उन्होंने अटैक करा था, और मैं वहाँ जेल में गई थी और मैंने उनका इंटरव्यू करा था। वो चेन्स में थे, पैरों में भी चेन, बैक में भी। तो उन्होंने मेरे को अपनी लाइफ की पर्सनल बातें बोलनी शुरू कर दी, जो कि रिकॉर्डिंग हो रही। अब उन्होंने कहा नो यू आस्क देम हार्ड क्वेश्चंस। फिर अब क्योंकि दूरदर्शन को तो वही दिखाना था, फिर वो उन्होंने मेरे से डिस्कस कर, और जो उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी मेरे साथ, उसको तो फाइल कर दिया गया। बड़े बड़े कैमरामैन और हमारी टीवी यूनिट्स हमारे साथ थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे, नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात के इंचार्ज थे। तो उस समय मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा 1-to-1 रैप हुआ। वो दिन भर उनके साथ ही रहता था। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को टी रोज परफ्यूम गिफ्ट करा। उस समय की जो टीवी जर्नलिज्म था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष था। तो ये सब बातें जो है ना, इवोल्यूशन ऑफ दूरदर्शन में, क्योंकि हम लोग जब लेट्स टॉक भारत की बात करते हैं तो हम एक स्वर्णिम काल की भी बात करते हैं, हमारे वैदिक सिस्टम्स की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन देश को दिया है। आपका टुवर्ड्स विकसित राष्ट्र होना, इस पर क्या विचार है मीडिया के कॉन्टेक्स्ट पे? एक क्वेश्चन में 2-3 सवाल हैं। डॉक्टर प्रणॉय राय उसको हैंडल करते थे। कुछ विरोधाभास भी है, विकसित राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। 800 किसानों की हत्या हुई। तो स्वामीनाथन की फिलॉसफी है MSP की। इंडस्ट्री के भी कई हिस्से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं कि महिलाओं को एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में भी प्रमोशंस मिले, क्योंकि जब हमारे समाज में महिलाएं सक्षम हो जाएंगी तो परिवार सक्षम हो जाएगा। और लेट्स टॉक भारत की बात हो रही है, परंतु ये भी देखना होगा प्रधानमंत्री कार्यालय को, हम हर नागरिक अपने घर में, अपने शहर में,
हम अभी सब चीज़ तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे या इनसे पहले के प्रधानमंत्री हों कि हमारे देश उन्नति की तरफ बढ़े, आम जन को उसकी सुविधा प्राप्त नहीं होगी, तो हम वो स्वर्णिम काल को कैसे पूरा करेंगे? बीच का एक पाथ निकालती है। किसी भी तरीके की कोई रुकावट विकसित राष्ट्र बनने में नहीं होनी चाहिए। मीडिया का क्या जिम्मेदारी होगी? टीवी चैनल्स हैं वो बहुत बाइपोलर हो गए, इट्स आइदर एंटी गवर्नमेंट और इट इज आइदर प्रो गवर्नमेंट। स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया, उससे महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली। मीडिया को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन करनी चाहिए, खासकर इस दौर में? मैं अपनी कविता की 2 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। उसको हम कहते हैं कमल का भगवा खिल रहा था नॉर्थ इंडिया में। मैंने कांग्रेस के लोगों से भी इंटरव्यू करे। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास मेरी गाड़ी पे अटैक हुआ, मैं गिर गई। नमस्कार, लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व मेरे सामने बैठे हैं, आज उनको हम दूरदर्शन पर देखा करते थे, एडमायर किया करते थे, और ऐसा लगता था कि जैसे ये वो लोग हैं जो भारत का मीडिया उस वक्त के हिसाब से, और जो न्यूट्रल मीडिया और बड़ी बड़ी स्टोरीज किया करते थे, हम उनको देखते थे। पाथ फाइंडर ऑफ दूरदर्शन न्यूज़, ये टाइटल उनको मिला हुआ था। प्रोफेसर नीलम महाजन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत आज मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि हम आपको देखा करते थे और आज आपके साथ बैठ के बातचीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि आप एक तो डीडी पर्सनैलिटी हैं ही, दूसरा ह्यूमन राइट जो प्रोटेक्शन सॉलिसिटर है, उसके अलावा फिलैंथ्रोपिस्ट है। इतना प्रोफाइल, इतना सब मैनेज कैसे करते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। पर ऐसा है कि मेरा जन्म हुआ था उस परिवार में जो 1947 के पार्टीशन के बाद जी मेरे माता पिता दिल्ली आए थे। तो हम लोग एक सराफ फैमिली से हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे पाकिस्तान में। और फिर मेरे माता पिता ने अपने को पुणे सेटल करा भारत, डिवाइडेड भारत में। तो उस समय जो लड़कियां थी उनकी तरफ थोड़ा मैसोजिनी का अप्रोच भी रहता था, और वो जल्दी शादी हो जाए और ये सब की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था। पर हमारे पिता जो थे श्री जसवंत राय जी, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करा, और मैं पढ़ने का ही शौक़ रखती थी। मेरे जीवन में कुछ और शौक़ नहीं था, बल्कि जब मैं पढ़ती रहती थी और जनरल नॉलेज बढ़ाती थी, और लिखने में भी मैं बहुत, मेरे को सरस्वती की कृपा थी, तो मेरे फादर ने वो टैलेंट को डिस्कवर करा, और वो मेरे को हमेशा इनकरेज करते थे कि मैं पढ़ाई करती रहूँ। बल्कि मेरे पेरेंट्स को कहना पड़ता था बस करो अब सो जाओ। तो जो मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने और लिखने के प्रति, वो मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने आप होती गई, परंतु मैंने मेहनत बहुत करी सब चीज़ों के लिए। तो ये जो आपकी स्टडीज़ आगे जाके अपने सेंट स्टीफन कॉलेज के जो गर्ल्स वाला स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, उसमें फर्स्ट बैच की आप मेंस कॉलेज था। मेंस कॉलेज था, और उसमें मतलब जो फर्स्ट बैच बना गर्ल्स कॉलेज का, उसमें आपने एंटर किया। जी, तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर वुमेन डिक्लेयर हुआ था, एंड सेंट स्टीफन्स कॉलेज एज यू नो वाज अ मेल एक्सक्लूसिव टिल देन, like LSR or Miranda House or Lady Shriram, which was exclusively for women. And तो हमारे प्रिंसिपल रेवरेंड W.S. राजपाल साहब, उन्होंने ये फैसला करा कि सेंट स्टीफन्स कॉलेज को लेडीज़, यंग लेडीज़ के लिए भी खोला जाएगा। और जब मेरे को पता लगा कि सेंट स्टीफन्स में अब लड़कियों का भी दाखिला हो सकता है, तो मैंने केवल सेंट स्टीफन्स कॉलेज का ही फॉर्म भरा था। और मेरे पिता कहने लगे कि ऐसे अगर तुम्हारा यहाँ दाखिला नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, कि नहीं 1-2 कॉलेजेस में और भी फॉर्म भर दो।
तो मैंने उनको कहा था नहीं मेरा दाखिला हो जाएगा। और मैं आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरे इतिहास में 93% मार्क्स आए थे, और जो मेरे आर्ट्स के बाकी के सब्जेक्ट थे सब में मेरे को डिस्टिंक्शन मिली थी। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ प्रोफेसर अमीन और WS राजपाल, डॉक्टर बजाज, प्रोफेसर मालहन और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स का, तो उन्होंने मेरे से पूछा, प्रोफेसर अमीन साहब ने पूछा कि अरे मोहतरमा आपके इतने नंबर कैसे आ गए, ये तो मैथ्स में आते हैं। और उस समय बस 16 साल की उम्र थी, बहुत नाजुक थे हम लोग। मैं घबरा गई कि मेरे को तो डांट पड़ रही है, क्या हो रहा है, मेरा कलर पिंक हो गया। तो WS राजपाल साहब जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला अरे क्यों बच्ची को डरा रहे हो, गो यू आर सिलेक्टेड एज अ स्टिफेनियन, गो एंड डिपॉजिट योर फीस। And I was so excited. I came out and I hugged my father, and we went to deposit the money in college, and that's how I became a Stephanian. क्या बात है जी, क्या बात। और आपने कॉलेज अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया था, ये क्या था? नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैं थी, पोस्ट ग्रेजुएशन MA कर रही थी मैं। अच्छा। तो मेरे जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर RS शुक्ला जी थे, नूरुल हसन साहब थे, इरफान हबीब साहब ने मुझे पढ़ाया। अच्छा। रणधीर सिंह, डॉक्टर रणधीर सिंह मेरे प्रोफेसर थे, और PN झा साहब मेरे प्रोफेसर थे। बहुत मतलब जो हमारे हमारे प्रोफेसर जिन्होंने मेरे को पढ़ाया वो बहुत ही प्रबुद्ध हिस्टोरियंस थे, और शायद उनको मेरा पोटेंशियल मालूम था कि मैं बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट लेती हूँ। मैंने चाइनीज़ हिस्ट्री और अमेरिकन हिस्ट्री का भी अध्ययन करा था, यूरोप के अतिरिक्त मुग़ल हिस्ट्री में मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो उनको ये पता था कि शी इज़ अ फ्यूचर एकेडमिशियन। तो अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो उन्होंने मेरे को लेक्चरशिप की प्लेसमेंट दे दी थी, और जैसे ही रिज़ल्ट आया मैंने ज्वाइन कर लिया, और आई गॉट एन O+ ग्रेड विच इज़ आउटस्टैंडिंग प्लस इन MA। तभी ऑब्वियसली तभी प्रोफाइल्स डेवलप होते हैं, और आपको फिर हमने दूरदर्शन पर देखा जी। दूरदर्शन में जब हम आपको देखते थे ऑब्वियसली, तो वहाँ की कोई हमें शुरुआत कैसे हुई आपकी, वो थोड़ा बताइए। तो ऐसा है कि एकेडेमिया का जो वर्ड है वो आप जानते हैं, वो तो बहुत पर्सनल हो जाता है। लाइक यू हैव टू रीड एंड राइट एंड यू नो वर्क ऑन योर पेपर्स, रिसर्च। और मैंने अपना MPhil भी लेक्चरर बनने के बाद करा हिस्ट्री में, जो मेरा सब्जेक्ट था शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग इन मिडिवल साउथ। और उसके बाद मैंने LLB करा, वकालत करी, क्योंकि मैं ना आम जन के लिए मुझे बहुत दुख होता था। मैं देखती थी कि जो एक आम नागरिक है वो हमारे व्यवस्था में बहुत पिसता है और उनके साथ अन्याय होता है। अब मैं सब कुछ तो कर नहीं सकती थी, मैं पढ़ा भी रही थी, मेरे फ्रीलांस के आर्टिकल्स भी अखबारों में छपते थे, और जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, मैं थोड़ा एमेच्योर फोटोग्राफी भी करती थी, परंतु दैट वाज नॉट प्रोफेशनल। एमेच्योर फोटोग्राफी करती थी, और मेरी बहुत सी फोटोग्राफ्स इलस्ट्रेटेड वीकली में, धर्मयुग में और हिंदुस्तान टाइम्स में छपती थी। उसमें आता था फोटोज एंड एडिटोरियल बाय माय नेम। तो मुझे जर्नलिज्म में बहुत मतलब अट्रैक्शन लगता था, परंतु पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आपके यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत एस्पिरेशनल हैं, क्वेश्चंस पूछते थे, और वो सब भी बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। उनको पढ़ाने से पहले आपको लेक्चर्स की भी तैयारियां करनी पड़ती थी, और कभी कभी हमको ऐसे सब्जेक्ट दे दिए जाते थे पढ़ाने के लिए जो हमने नहीं पढ़े होते थे, टू एकोमोडेट द स्टाफ। तो उसमें मेरा बहुत समय निकलता था। फिर एक बार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एडवर्टाइजमेंट आया UPSC के एग्जामिनेशन के लिए कि दे वांट कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन द पैटर्न ऑफ BBC। So that sounded very attractive, you know, that we will be given helicopters and we will do live coverage and we will report from on the spot, and it looked very interesting to me, you know. So I filled up the form, I took the exam, वो एग्ज़ाम हमने पास भी कर लिया। फिर हमारा डबल लेवल पे इंटरव्यू हुआ, वो भी मैंने पास कर लिया इंटरव्यू भी। फिर हमारे को अपॉइंटमेंट हो गई एज
सीनियर टेलीविज़न दूरदर्शन न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट। फिर मंत्रालय के द्वारा हमें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे भेजा गया। वहाँ पर हमारा टीवी न्यूज़ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग थी। वहाँ पर हमने जो बेसिक्स ऑफ टीवी न्यूज़ प्रोडक्शन है उसका अध्ययन करा, सीखा। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी उन दिनों में। फिर मैंने हिंदी मीडियम को चूज़ करा। अच्छा, चैलेंज ले लिया? चैलेंज नहीं था, क्या था कि वी बिलोंग टू जम्मू कश्मीर जी, तो हमारे घर की स्पोकन लैंग्वेज डोगरी होती थी। मेरे फादर उर्दू के एक्सपर्ट थे। अरे वाह। और हम या पंजाबी बोलते थे या डोगरी बोलते थे, और जो आउटसाइड लैंग्वेज थी दैट वाज इंग्लिश। तो हिंदी का जो उच्चारण और वो सब होता है, हाँ जी, वो थोड़ा मिसिंग था। तो फिर मैंने वो बैच में बहुत मेहनत करी, हिंदी पढ़ने की, सीखने की, लिखने की। पर अब तो ऐसे हो गया कि जो मेरे पत्रकार दोस्त हैं वो मेरे से कहते हैं कि आपकी हिंदी तो हमसे बहुत आगे चली गई। परंतु मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन करा। जी, जो आज की यंग जनरेशन है वो आपके इस एक्सपीरियंस को जब सुनते हैं तो बड़ा इंस्पायर होते हैं। जी, जी। देखते हैं कि आप कहाँ से क्या क्या आपने कैसे अपने एकेडमिक्स में टॉपर रही, आपने बेहतरीन परफॉर्म किया, फिर चैलेंजेस भी लिए लाइफ में, एकेडमिशियन भी रही, देन दूरदर्शन जैसा प्रोफाइल मेंटेन किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दौर में आपने ज्वाइन किया, खासकर दूरदर्शन, उस वक्त का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम था, जो प्रोसेसिंग थी उस वक्त की, और फिर बाद में डिजिटलाइजेशन तक आप लेकर के गई, आपने उसमें काफ़ी मेहनत करी, ये भी फेस भी हमें ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि वो जो दौर है, वो जो एनालॉग वाला सिस्टम हुआ करता था, वहाँ से और डिजिटल का दौर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है और बहुत ही फैसिनेट करता है। जी, तो उसमें क्या था कि हमारी दूरदर्शन की जो टेक्नोलॉजी थी सारी जर्मनी से आती थी जी। पर फिर भी उस समय तो वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग के बड़े बड़े टेप्स होते थे। मेरा जो हमारा कैमरा यूनिट था, जैसे हमारे फ्रेंड यहाँ पर है जो कैमरा पे शूट कर रहे हैं, तो वो भी जो जब तक हमारे कैमरामैन अच्छी शूटिंग ना करें और हमें कुछ, क्योंकि टेलीविजन इज़ अ विजुअल मीडियम, everything you want to say in the form of news, current affairs, it should be visual. आपका जो चेहरा है वो टेलीविजन पे 10-12 सेकंड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बाकी आपकी विजुअल स्टोरी आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कैमरामैन के साथ बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। और वी हैड दोज हैवी टेप्स, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग, एंड द एडिटिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मैनुअल था। मैंने देखा है, मैंने दूरदर्शन में बैठकर देखा है। जी। और हमें ग्राफिक्स भी बनाने होते थे, तो हमें लिख के देना पड़ता था, वो ब्लैक शीट के ऊपर वाइट में ग्राफिक बनाए जाते थे हाथ से लिख के। तो उसके बाद फिर हमें वॉइस ओवर अलग से शूट करनी है, फिर हमको जो स्टोरी एडिट करनी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग कैमराज में, उसको मैच करना है। फिर हमारे पास यूनिट्स कम थे, फिर प्रोग्राम सेक्शन का और दूरदर्शन न्यूज़ सेक्शन का हमेशा क्लैश रहता था, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा मैक्सिमम थी परंतु फिर भी कम पड़ जाती थी। तो उसके बाद फिर बीटा कैम का पीरियड आया। जब बीटा कैम का पीरियड आया तो उसमें थोड़ा सुविधा बढ़ गई, कैमरास भी लाइट हो गए एंड एडिटिंग बिकेम स्लाइटली मोर इजी। एंड आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि दूरदर्शन ने सबसे पहले डिजिटल न्यूज़ डिवीज़न बनाया था जी। और जो हमारे दूरदर्शन की न्यूज़ थी उसको डिजिटाइज किया गया था, और सबसे पहला दूरदर्शन ने करा था। और उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर मेरे को उसमें डिजिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छी पोस्टिंग नहीं है, परंतु अब तो सारा कुछ ही डिजिटाइजेशन हो गया। यू नो, यू कैन मेक अ स्टोरी वेरी फास्ट इफ़ यू नो योर कॉन्सेप्ट, और आपको मालूम है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, तो आप उसको एक्चुअलाइज भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। एडिट बहुत फास्ट हो गया है, अपलोडिंग का सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है, मिक्सिंग भी इजी हो गई है। यस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक दौर था दूरदर्शन में जब फीमेल फ्रंट फेसेस हुआ ही नहीं करते थे, बहुत कम न्यूज़ रीडर हुआ करती थी जिनको हम देखा करते थे। और मुझे लगता है शायद आप फर्स्ट थी जो इस तरह से जिनको प्रमोट किया गया या जिनको प्रेजेंट किया गया। हाँ जी, ऐसा था
कि पहले तो दूरदर्शन में जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग थे वही कॉरेस्पॉन्डेंट का काम भी करते थे। तो बाद में हमारी सर्विस को भी जब हमने यूपीएससी के थ्रू दूरदर्शन ज्वाइन करा तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर नॉट एनकार्डर्ड। तो बहुत क्लैश रहता था अबाउट वर्क डिवीजन। तो जो न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, अभी क्या हो गया था कि हम लोगों को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो वी वर सेंडिंग स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स विच वुड कम टू अ नेशनल कैप्सूल। तो फिर आपको बहुत कुछ देखने को मिला। एंड यू हैव राइटली सेड कि जो महिलाएं थी वो पहले एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं नजर आती थी। अधिकतर महिलाएं जो उस समय जर्नलिस्ट थी दे वर इन प्रिंट मीडिया, यू नो। प्रिंट मीडिया में उनका नाम आता था, प्रोमिला कल्हन, उषा राय, यू नो, तवलीन सिंह और बहुत सारी दूसरी महिलाएं भी। तो दे वर इन प्रिंट मीडिया। परंतु दूरदर्शन में वी वर द फ्यू फ्रंट फेसेस विच केम टू बी नोन एज टेलीविजन न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंड वी वर डूइंग लॉट ऑफ वर्क एंड वी वर ट्राइंग टू पुट इन मैक्सिमम टू improve upon the visual input of the news. बिल्कुल। और बहुत सारे मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि एक तो होता है कि हम जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम इंटरव्यू करते हैं और बातचीत होती है, बहुत अच्छे से माहौल में बातचीत होती है। मगर दूरदर्शन में एक नया सिस्टम जब शुरू हुआ कि जब ड्रेसिंग को भी ब्रांड की तरह से प्रेजेंट किया गया, तब वो भी आपने शुरू किया। हाँ जी, वो ऐसा था। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे डायरेक्टर जनरल प्रसार भारती न्यूज़, वो पहला पोजीशन था जो कि ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल और दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल को क्लब करके हमारे साथी और हमारे बॉस और हमारे मित्र हरीश अवस्थी जी को वो पोस्ट दी गई थी। तो हमारा दूरदर्शन स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ जो उनके अंडर था। तो उनको ऐसे लगा कि मेरी अच्छी चॉइस है एंड आई एम स्लाइटली मॉडर्न टूवर्ड्स कॉस्ट्यूम्स एंड ड्रेसिंग एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम जो हमारे गेस्ट आएंगे दूरदर्शन स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स चैनल के लिए, तुम उनकी यूनिफॉर्म डिज़ाइन करो। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने उनके लिए लाइट ब्लू शर्ट्स, डार्क ब्लू ट्राउजर्स, देन नेवी ब्लू जैकेट्स और उसके ऊपर दूरदर्शन स्पोर्ट्स का जो लोगो था वो मैंने डिज़ाइन करके दिया अपने डीजी साहब को, और उन्होंने फिर कमेटी से अप्रूव करवाया। और फिर उसमें एक चीज़ और है, जो हमारे गेस्ट आते थे वहाँ पर डीडी स्पोर्ट्स में, आपको पता है सबके अलग अलग साइज होते थे, और वो उनकी ड्रेसेस पहले से बनवा के तैयार करके जब वो पहनते थे वो फिर उनको गिफ्ट कर दी जाती थी। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट करवाया था। अमेजिंग है। देखिए ये जब एक नेचुरल प्रोसेस में एक तरह का एवोल्यूशन ही बोलते हैं इसको, कि हम लोग जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी सेक्शन में, और मीडिया तो चौथा स्तंभ है, बहुत इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो ये तो रहा। अभी वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डीडी न्यूज़ है इट इज़ इन इक्वल टर्म्स विद स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, और बल्कि इनका रेवेन्यू कभी कभी उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ज़्यादा होता है। यस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्रिकेट हम उसी पे देखा करते थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स हम उस पे इंटरनेशनली भी। यस, हाँ बिल्कुल। एक बात जब दूरदर्शन की आती है, या साथ साथ हम और भी सब्जेक्ट्स को जब टच करते हैं, तो मीडिया पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके भी आसपास एकदम हैंड टू हैंड, मतलब पता लगता है कि हाँ नेता है तो जर्नलिज्म भी होगा, जर्नलिस्ट भी होंगे। तो आपने पहली बार, क्योंकि अब हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप पॉलिटिकल डोमेन में भी एंटर हुए, और आपने मेरे ख्याल से बीजेपी ऑफिस में पहली बार मोदी जी को देखा था या मिले थे? मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउ उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी के, और अशोक रोड में उनका पुराना ऑफिस हुआ करता था, और वो बीजेपी के तरफ से मीडिया को हैंडल करते थे।
तो तब मेरा उनसे पहली बार मिलना हुआ था जब हम वेंकैया नायडू साहब हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, वो भी जनरल सेक्रेटरी थे। तो इन सब लोगों का परिचय मेरा तब हुआ जब मैं बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को कवर करती थी मैं। तो वहाँ से दूसरे मतलब बड़े कॉन्ट्रास्ट में थी, एक राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाले, एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले, परंतु मैं दोनों को ही कवर कर रही थी। और उस समय की जो कवरेज होती थी ना, इट वॉज वेरी इम्पार्शियल। जो आप चाहते हैं उसको दिखाया जाता था। वी वर नॉट प्रूनिंग, यू नो। और दूसरा ये था कि मैं आपको दूरदर्शन में मेरे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना कवरेजेस के, मैं थोड़ा वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और हम क्लिप इसमें जोड़ करके चलाएंगे सो दैट पता लगे कि उस वक्त का न्यूज़, उस वक्त का मीडिया क्या किस तरह से प्रेजेंट किया जी। करता तो एक सबसे मुश्किल कवरेज जो मैंने करी थी, दैट वाज गोइंग टू द डेन्स ऑफ श्रीनगर जेल्स। और उस समय बिट्टा कराटे और हनीफ बेग मिलिटेंसी के टॉप पे था। जिस दिन मैंने कवरेज करी थी उसके 3 दिन बाद, आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम हो गया, उस समय एक ब्लास्ट हुआ था। JN सक्सेना डीजी थे और उनको बहुत चोटें आई थी। हबीबुल्ला साहब वहाँ के एडवाइज़र थे गवर्नर के, उनको भी बहुत चोटें आई थी और लैंड माइन्स में उन्होंने अटैक करा था। और मैं वहाँ जेल में गई थी जहाँ पर बिट्टा कराटे और हनीफ बेग को रखा गया था। और मैंने उनका इंटरव्यू करा था। वो चेन्स में थे, पैरों में भी चेन, बैक में भी। तो जब वो उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू करी तो आई वॉज वेरी वेरी यंग दैट टाइम, यू नो। तो उन्होंने मेरे को अपनी लाइफ की पर्सनल बातें बोलनी शुरू कर दी जो कि रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो फिर मेरे को डीजी पुलिस जो थे JN सक्सेना साहब, उन्होंने कहा नो यू आस्क देम हार्ड क्वेश्चंस दैट हाउ दे एंटर्ड मिलिटेंसी। फिर अब क्योंकि दूरदर्शन को तो वही दिखाना था, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ओके ये तो आपके लाइफ में हुआ, पर आपने मिलिटेंसी में क्यों प्रवेश करा। फिर वो उन्होंने मेरे से डिस्कस करा, बात करी। फिर हम वो सारा लेकर कैसेट्स वापस आए, फिर उसको टेलीकास्ट करा गया और वो 2, 3, 4 बार टेलीकास्ट हुआ। और जो उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी मेरे साथ उसको तो फाइल कर दिया गया, तो एडिट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब कि वो इतना डेंजरस था। जिस दिन हम गए थे उसके 2 दिन के बाद ही वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और वहाँ के डायरेक्टर जनरल को बहुत चोटें आई, जख्मी हुए और वो सब। उसके बाद जब मैं गुजरात इलेक्शंस कवर कर रही थी तो तब मेरे को हमारे डीजी साहब थे रतिकांत बासु साहब, he was DG Doordarshan and Additional Secretary of Ministry of Information Broadcasting. So I was making special programs on Gujarat, Maharashtra and Bihar elections. तो हम ये तीनों स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त शूटिंग कर रहे थे। बाबू खान, राजीव राय, राजेश भाटिया, बड़े बड़े कैमरामैन और हमारी टीवी यूनिट्स हमारे साथ थे। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे, नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात के इंचार्ज थे। अच्छा। उस समय केशुभाई पटेल, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अच्छा। और ये जिसको हम कहते हैं कमल का भगवा खिल रहा था नॉर्थ इंडिया में, इट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस समय उन्होंने हमारी मतलब टीम को कवरेज के लिए बहुत सहायता करी, अलग अलग लोगों से इंटरव्यूज़ करवाने में। मैंने कांग्रेस के लोगों से भी इंटरव्यू करे, उनसे करे, जो लोग बीजेपी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी साहब की यात्रा को कवर करा। और तो उस समय मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा 1-to-1 रैप हुआ। आई हैड अ स्मॉल, माय सन वाज वेरी स्मॉल, युवराज सिद्धार्थ सिंह, वो दिन भर उनके साथ ही रहता था। फिर जब हमने बहुत मेहनत करके वो प्रोग्राम को टेलीकास्ट करा, फिर नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को टी रोज परफ्यूम गिफ्ट करा था और हमारी जो टीम थी उनको भी छोटे छोटे गिफ्ट्स जैसे एज अ मार्क ऑफ थैंक यू, यू नो। ही वाज वेरी नाइस विद अस दैट टाइम। परंतु फिर क्या होता है जब आप राजनीति में बहुत आगे चले जाते हैं, फिर आपके ऊपर बहुत कई तरह से रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। फिर हम भी सोचते हैं कि ये डिस्टर्ब ना हो, तो वो सब रहता है। तो दैट वाज अ हाईलाइट कवरेज फॉर मी। देन आई कवर्ड मंडल कमीशन, राइट। एंड इन कवरिंग द मंडल कमीशन, उस समय बहुत, आपको पता है, विद्रोह हो रहा था उसका। और वो मंडल कमीशन में मेरी पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास मेरी गाड़ी पे अटैक हुआ, मैं गिर गई, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और बहुत सफ़र करा मैंने, उसको रिकवर होने में 3-4 महीने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब कि वो उस समय की जो टीवी जर्नलिज्म था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष था। और जो हम लोग
फेस टीवी के उस पे नजर आते थे, द फ्रंट फेसेस, इट वाज नॉट सो ग्लैमरस एज इट लुक्ड लाइक. इट वाज लॉट ऑफ हार्ड वर्क. उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एवोल्यूशन दूरदर्शन न्यूज़ का होता गया. और जो फिर अब आप देखते हैं कि दूरदर्शन इज़ हाईली डिजिटाइज्ड, प्रसार भारती बन गया. फिर हमें ऑप्शन हो गई कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं या हम एडहॉक रहना चाहते हैं. फिर हमने गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की ऑप्शन दी. तो ये सब बातें जो है ना, एवोल्यूशन ऑफ दूरदर्शन में, ये सब बहुत ये सब चीज़ों का बहुत योगदान रहा. ठीक ठीक ठीक. तो अब अगर आज का हम समय देखें, क्योंकि हम लोग जब लेट्स टॉक भारत की बात करते हैं तो हम एक स्वर्णिम काल की भी बात करते हैं. हम बात करते हैं हमारे वैदिक सिस्टम्स की, हम बात करते हैं हम जीडीपी में 30-40% का हम एक समय पे कंट्रीब्यूशन रखते थे. और फिर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन देश को दिया है विकसित राष्ट्र होने का, विच इज़ 2047, और अमृतकाल कहा है इसको. और बहुत सारी डेवलपमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और बाकी भी बहुत सारे डोमेन्स में, इंडस्ट्रीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं. खासकर गडकरी जी का डिपार्टमेंट है और बाकी भी कई स्पेस में अब हम देख रहे हैं, आईटी में देख रहे हैं, वेपनरी में देख रहे हैं. ये जो समय है इस वक्त, इस एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन फेज में आपका टुवर्ड्स विकसित राष्ट्र होना, इस पर क्या विचार है मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब क्योंकि आपने उस एरा को देखा है, आपने देखा है कब नर्चर होते देखा है सिस्टम्स को, और अब आप फ्यूचरिस्टिक जब देखें तब आपका क्या कहना है? तो आपके एक क्वेश्चन में 2-3 सवाल हैं. जी, 2-3 सवाल हैं. यस. तो उसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे अब हमारा इलेक्शन एनालिसिस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है चुनावों के समय. वो इलेक्शन एनालिसिस का भी कार्यक्रम हमने दूरदर्शन पे स्टार्ट करा था. डॉक्टर प्रणॉय रॉय उसको हैंडल करते थे, विनोद दुआ हिंदी का करते थे, पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो थे वो फील्ड में हम लोग होते थे. और हमने उसके ऊपर बहुत मेहनत करी. और अभी आप देखते हैं कि जितने भी चैनल्स हैं उसके ऊपर जब इलेक्शंस का एनालिसिस होता है, अब वो सब स्टार्ट तो हमने ही करा था, राइट. तो बाद में ऑफ कोर्स एनडीटीवी चैनल हुआ, अभी उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया. दूसरे कई चैनल्स को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है. मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव टेकन ओवर. एंड कमिंग टू द अमृत काल, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान करा कि अगले इतने वर्षों तक हम देश को मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे. देखिए उसमें ना थोड़ा मतलब कुछ विरोधाभास भी है जी. क्योंकि हम जब तक अंत्योदय की बात करते हैं, राइट, जो एक अंतिम व्यक्ति पंक्ति में खड़ा है, जब तक उसका उत्थान नहीं होएगा तो हम विकसित राष्ट्र की बात नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसके लिए हमें ग्रास रूट तक जाना पड़ेगा. कुछ शहरों के लोग बहुत विकसित हो जाएं, एक मध्यम वर्ग बहुत आगे आ जाए. जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है और एमएसपी की बातें चल रही हैं. तो मेरा तो हमेशा ही, पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था और हमारे 800 किसानों की हत्या हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी किसानों को अन्नदाता कहते हैं, ठीक है. और अगर हम उनकी, और डॉक्टर स्वामीनाथन को हम वो दे रहे हैं, भारत रत्न मिल रहा है उनको, परंतु जो स्वामीनाथन की फिलॉसफी है एमएसपी की, वो अगर पूरी तरह नहीं भी लागू की जा सकती, तो मेरा ये मानना है कि किसानों के ऊपर वायलेंस नहीं करना चाहिए. ठीक है. उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए. एक राज्य जो दिल्ली के नेबरहुड में है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं उनके ऊपर, वो सब बातें ठीक नहीं है. फिर उनके मन में एक परमानेंट घाव आ जाता है कि हमारे प्रति ऐसा किया गया. मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि यदि हमारे साथ एक तालमेल नहीं बैठ रहा तो एक मिडिल पाथ निकाला जा सकता है, राइट. और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी जीडीपी तभी बढ़ेगी बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. यस, बिल्कुल ठीक. एंड इंडस्ट्री इज राइजिंग, बट इंडस्ट्री के भी कई हिस्से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं. हमारा अभी चंद्रयान का हुआ, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट. हमारे जो महिलाओं के प्रति
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं कि महिलाओं को एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में भी प्रमोशंस मिले इन पैरेलल टू देयर मेन काउंटरपार्ट्स। और प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात की, नारी के सम्मान की बात कही, पास हुआ है, राइट। तो इन चीज़ों को फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरे अनुसार एक बहुत बड़ा आंदोलन है, राइट। और उसको कार्यान्वित करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारे समाज में महिलाएं सक्षम हो जाएंगी तो परिवार सक्षम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और अगर हमारी बेटियां बहनें पढ़ी लिखी होंगी तो वो कईयों को संभाल लेंगी। बिल्कुल। तो ये जो स्वर्णिम काल और लेट्स टॉक भारत की बात हो रही है, उसमें जो एक 50% पॉपुलेशन है जो कि महिलाओं का है, बच्चियों का है, हमारी बेटियों का है, और प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत कैंपेन, स्टैंड अप इंडिया कैंपेन, एमएसएमईज की तरफ उनको प्रमोट करना, छोटे लोन्स देना, औषधि की तरफ ध्यान देना, हेल्थ इंश्योरेंसेस करवाना, ये सब बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं। परंतु ये भी देखना होगा प्रधानमंत्री कार्यालय को कि ये ग्रास रूट लेवल पर कितना कार्यान्वित किया जा रहा है। अगर तो कार्यान्वित होता है तो बहुत अच्छा है। जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन, ये तो प्रधानमंत्री का क्लीन स्वीप कैंपेन रहा, परंतु हम हर नागरिक अपने घर में, अपने शहर में, हम अभी सब चीज तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, वो तो एक आपको गाइडेंस देंगे। तो हमें भी उन चीजों को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या इनसे पहले के प्रधानमंत्री हो, सभी चाहते हैं कि हमारे देश उन्नति की तरफ बढ़े। सबकी अलग अलग नीतियां हैं, राइट। परंतु जब तक अंत्योदय को लागू नहीं किया जाएगा और एक कॉमन मैन को, आम जन को उसकी सुविधा प्राप्त नहीं होगी, तो हम वो स्वर्णिम काल को कैसे पूरा करेंगे। इसलिए वो स्वर्णिम काल को पूरा करने के लिए, लेट्स टॉक भारत को एक्चुअलाइज करने के लिए हम सबको अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान जरूर करना चाहिए। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी सक्सेसफुल हो गई हैं, बहुत सारी अभी प्रोसेस में हैं। किसान वाला जो मैटर है, किसान जो बिल्स भी हुए थे और अभी भी जो किसान लोग मोर्चा लगाए हैं वहाँ पर बैठे हैं, हरियाणा में और यूपी बॉर्डर पंजाब में। तो बेसिकली बिल्कुल ठीक है, अन्नदाता हैं और उनको अगर हम सही तरीके से बैठा करके या जिस भी तरीके से सरकार अपने बीच का एक पाथ निकालती है वो करना ही चाहिए। और किसी भी तरीके की कोई रुकावट विकसित राष्ट्र बनने में नहीं होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण या उस तरफ हमारी ज़्यादा आबादी, हमारी 40% आबादी बेस्ड है एग्रीकल्चर के ऊपर आज भी, सो देखना ही चाहिए। और इसके बाद में जो विकसित राष्ट्र बनने का जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जो स्पेस और खासकर आईटी के अंदर जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत हाई लेवल हैं और विदेशों में भी चर्चाएं और डोमिनेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, तो इस तरह की सर्विस इंडस्ट्री को। तो आपको अब जो मेरा लेट्स टॉक भारत का जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर मीडिया का क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आज का मीडिया न्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ जैसा दिखता है। बहुत तीखी नोक-झोंक देखने को मिलती है, आउटकम बनता कुछ दिखता नहीं है। मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आउटकम तो कुछ आया नहीं, इन्फॉर्मेशन तो पहुंची नहीं। हम बात तो कर रहे हैं एक या तो प्रो गवर्नमेंट या अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसको आप कैसे देखती हैं और फिर ये कंट्रीब्यूशन विकसित राष्ट्र बनने में कैसे माना जाएगा? जी देखिए, अभी तो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस ने भी बोला है कि मीडिया जो है 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी अपने रोल को पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं जी। और ये तो मेरे को लगता है कि मीडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर, खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको किस प्रकार से अपने मीडिया के जो प्रोग्राम्स हैं, समाचार हैं,
करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स हैं, टेलीकास्ट हैं, पॉडकास्ट हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको किस प्रकार प्रयोग करके आम जन तक पहुंचना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मेरे को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कहता है कि आप इतना हल्ला कीजिए टीवी के ऊपर। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का और हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप इतना हल्ला करिए और प्रधानमंत्री के पक्ष में इतना बोलिए और दूसरे के पक्ष में इतना बोलिए। और तो ये आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। और अभी तो वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जर्नलिस्ट को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं ले रही है, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि कई बार उन्होंने मिलने की कोशिश करी पत्रकारों ने, वो ज़्यादा नहीं मिलना चाहते हैं। तो बात ये है कि जो पत्रकार है ना, वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकल के आए थे। जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो छोटी छोटी पैम्फलेट्स और अखबारें खुद छाप के बाहर करते थे। तो जो एक पत्रकार की भूमिका है, जो कि एक सत्य को बताना, समाज को दिशा निर्देश देना, सरकार की बुराइयों को इतना हाईलाइट ना करके उनको सुझाव देना कि आप ये करें तो ये अमृतकाल के लिए बेटर होगा। अगर कुछ उसमें कमियां भी हैं तो वो थोड़ा ढंग से डिस्कस की जा सकती हैं। परंतु अभी क्या हो गया है कि जर्नलिस्ट जो हैं और जो टीवी चैनल्स हैं वो बहुत बाइपोलर हो गए हैं। इट्स आइदर एंटी गवर्नमेंट और इट इज आइदर प्रो गवर्नमेंट, एंड आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इज आस्किंग देम टू डू सो। वो क्या कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो हमारे जो पत्रकार है वो बिना कारण से ही ज्यादा कूदते हैं अपने चैनल्स पे, जबकि वो रोल नहीं है मीडिया का। मीडिया का रोल है एक मार्ग दिखाने का। और आप देखेंगे कि पहले की भी जो सरकारें हुई हैं, अभी वी आर 76 years old, 77 years old, इंडिपेंडेंस हमारे हो गई भारत की, और अभी तक हम अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हुए? इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना होगा। देखिए, भारत देश जो है ना, लेट्स टॉक भारत की जो आप बात करते हैं राजेश जी, दैट इज़ नॉट ओनली शहर। जब आप शहरों से बाहर चले जाते हैं तो आप वहाँ जाके देखिए क्या हो रहा है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी सरकार को मुबारक देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया उससे महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली, क्योंकि महिलाओं को खुले में नहीं जाना पड़ता, उनके साथ कोई अत्याचार कम हो गया, उनकी जो सेल्फ प्राइवेसी थी वो भी मिल गई। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय जो है उसको वैसे कमज़ोर माना जाता है, परंतु उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब तक हम अपने गांव को विकसित नहीं करेंगे तब तक हम स्वर्णिम काल में कैसे पहुंचेंगे। केवल एक शहर को स्वर्णिम बनाना, तो वो फिर क्या हो रहा है कि अभी होना क्या चाहिए कि शहरों से लोग गांव वापस जाएं। अगर वो चले जाएंगे तो इक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और विकसित गांव जो है ये प्रधानमंत्री का एक नया मुद्दा होना चाहिए। आपको याद होगा उन्होंने जो पहले कुछ वर्ष पहले एक ग्राम को अडॉप्ट करने की योजना बनाई थी, जया नगर या जया गांव, हाँ वो तो था, परंतु उसकी एक स्कीम का भी कुछ नाम था, टू अडॉप्ट दैट विलेज, विलेज अडॉप्शन का प्रोग्राम था, है ना। अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन वो शायद बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एमएलएज जिस ग्राम को अपनाते थे उसकी तरफ उन्होंने ज्यादा कार्य नहीं करा, और जो उनको धनराशि भी मिलती थी उसको कैसे खर्च किया जाता था इसके ऊपर भी कोई नजर नहीं थी। तो हमें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कुछ लोग या कैपिटलिज्म बढ़ता जाए, क्योंकि वी आर अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, और जो हमारा एक संविधान बना वो बना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब तक हम हर जन को, हर व्यक्ति को उसके पैरों पे नहीं खड़ा करते तो हम स्वर्णिम काल का नहीं सोच सकते। तो जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान करा है स्वर्णिम काल का अगले कुछ वर्षों तक, तो उसमें हम सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने किस लेवल पे किसको सशक्त कर सकते हैं,
अगर प्रत्येक सशक्त व्यक्ति 20-20 लोगों को भी सशक्त करे तो हम स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर बात। और मीडिया को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन करनी चाहिए, खासकर इस दौर में जहाँ पर मीडिया को जनमानस भी बहुत पॉजिटिव इमेजरी नहीं डेवलप करते हुए देख पा रहे हैं। इसमें आज हमारे साथ में नीलम महाजन जी, जो दूरदर्शन में एक बड़ा नाम रहा, उन्होंने अपने समय में कई बड़े काम किए हैं, हमारे चैनल पर आई, आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन है, इससे जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, उनमें भी ये भावना पैदा होगी कि आप जैसे जो लोग एक्सपीरियंस के साथ में आते हैं वो कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सो आपका बहुत बहुत आभार लेट्स टॉक भारत की तरफ से। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। पर समाप्त करने से पहले मैं अपनी कविता की 2 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। और वो मैंने हर महिला के ऊपर उसको गंगा स्वरूप देकर बोला है। क्या बात है। मेरी कविता पुस्तक का नाम है अंतर यात्रा। वैसे तो कहते हैं जर्नलिस्ट बहुत हार्ड होते हैं, नरम हृदय के नहीं होते, परंतु मेरा हृदय बहुत कोमल है। और मैंने ओशन ऑफ लव, अंतर यात्रा, तांडव 3 कविताओं की पुस्तकें लिखी हैं। पर उसमें से अंतर यात्रा का एक पैराग्राफ है जिसमें मैं हर महिला को, माँ, बहन, बेटी, उसको गंगा का स्वरूप मानती हूँ। मैं हूँ गंगा, मुझ पर है त्र्यंबकार वरदान, शिव की जटाओं से आई हूँ मैं, कौन रोकेगा वेग को मेरे, वेग मेरा रुक नहीं सकता। बहुत प्रदूषित किया है मुझे पापियों और अपराधियों ने, पर प्रदूषित हो नहीं सकती मैं, क्योंकि धारा मेरी धरा का अमृत है। मैं हूँ गंगा, शीतल, सुंदर, कोमल। क्या बात है, ये भारत की नारी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हाइलाइटर है हमारे इस शो का। आज हमारे साथ प्रोफेसर नीलम महाजन सिंह, जो दूरदर्शन की एक महान हस्ती रही, और हम लोग उनको देखकर इंस्पायर होते थे, उनके प्रोफाइल को उनको स्टडी करते थे। उनका लेट्स टॉक भारत में आना हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल को देखने के लिए, सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग जरूर जवाब देंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा किसी व्यक्तित्व के साथ, शख्सियत के साथ प्रस्तुत होंगे आपके सामने। नमस्कार।